हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग में एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज़ स्विच केस। स्विच केस का बहुत यूज़ किया जाता है अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर टाइप का इनपुट दिया हुआ है एंड देन उस इनपुट के हिसाब से आप कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग स्विच केस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स में ये यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यूज़र से कहा कि भाई हमने 2 नंबर्स एंटर करवाए हैं आपसे, अब अगर आप इन 2 नंबर्स पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो एंटर 1, अगर आप इसे माइनस यानी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो एंटर 2, मल्टीप्लिकेशन इनपुट करवाना चाहते हो तो एंटर 3 और अगर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो एंटर 4। मीन्स आपने यहाँ पर उसको कुछ केसेस दिए, केस 1 दिया, केस 2 दिया, केस 3 दिया है एंड केस 4 दिया है। अब इन केसेस के हिसाब से हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज़ करते हैं स्विच केस का। तो स्विच केस का जो फॉर्मेट होता है, सिंटैक्स होता है, वो ये होता है। स्विच एक कीवर्ड है यहाँ पर हम लोग जो यूज़र से चॉइस वो एंटर करेगा वो यहाँ पर पास करवाते हैं एंड देन इस चॉइस के हिसाब से हम लोग केसेस बनाते हैं। केस भी यहाँ पर एक जो है कीवर्ड है और डिफरेंट केसेस यहाँ पर बनाते हैं एंड उन केसेस के रेफरेंस में हम लोग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक यहाँ पर लिया था ना, ये वाला एग्जाम्पल जो आपको बताया है, इसी को हम लोग प्रोग्राम में बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो हमने यूज़र से लिए हैं 2 नंबर्स, एंटर ए एंड बी। अब उसके बाद हम लोग यूज़र से लेंगे चॉइस, बट उससे पहले हम लोग उसको देंगे एक स्टेटमेंट कि एंटर योर चॉइस, और इसके अलावा उसको एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पर कि भाई उसको चॉइस किसके हिसाब से एंटर करवानी है। 1 फॉर एडिशन /n लगाएंगे, फिर से 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, फिर से /n लगाएंगे, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन /n एंड 4 फॉर डिवीजन। और यहाँ पर हम यूज़र से उस इनपुट को एंटर करवाएंगे, scanf %d। अब ये जो आपने यूज़र से चॉइस एंटर करवाई है वो आप इंटीजर में या फिर कैरेक्टर में एंटर करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर में करवाया है, जैसे c ले लेते हैं यहाँ पर। तो इतना हमारे पास आ गया है अभी। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर स्विच केस। तो स्विच केस कैसे लगाएंगे, देखिए स्विच हमारे पास यहाँ पर है एक कीवर्ड और यहाँ पर हम ब्रैकेट में पास करते हैं वो चॉइस, जिसमें यूज़र बताएगा कि हाँ मुझे कौन सा केस, मुझे एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, क्या करवाना है, वो चीज़ एंटर करवाएगा। तो सी में उसने अपनी चॉइस दी है ना, वो यहाँ पर 1 देगा अगर वो एडिशन परफॉर्म करवाना चाहता है, 2 एंटर करेगा अगर सब्ट्रैक्शन करवाना चाहता है, 3 एंटर करेगा अगर वो मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता है, और 4 एंटर करेगा अगर वो डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे केसेस। तो केस फिर से अगेन एक कीवर्ड है और 1 क्या है यहाँ पर, वो चॉइस, वो इनपुट जो यूज़र के थ्रू आएगा यहाँ पर। तो केस 1 में हमने क्या किया, हमें एडिशन करवाना है नंबर्स का, तो हम यहाँ पर देंगे a + b एंड देन इसको किसी भी एक वेरिएबल में हम लोग एंटर करवा लेते हैं। d = d यहाँ पर आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो d = a + b एंड देन जस्ट उसको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, printf %t, d। ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से ये काम करेगा। तो केस 2 इसी तरीके से अब हम लोग केस 2 लगाएंगे फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा ये जो आप जितने भी केसेस लगा रहे हैं ये सब कर्ली ब्रेसेस में जाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम लोग टोटल केस 4 केसेस यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। केस 3 में हम लोग करवा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इनका, और केस 4 में हम लोग करवाएंगे यहाँ पर डिवीजन। कंट्रोल S किया हमने यहाँ पर, और या दैट्स ऑल। अभी और भी चीज़ें इसमें ऐड होनी है, वो मैं आपको बताऊंगी, प्रॉब्लम्स के साथ बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर केस 1 में यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिए हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप चाहें तो विद इन कर्ली ब्रेसेस भी रख सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ अपने आप को भी ध्यान रखने के लिए और शो भी करने के लिए कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है केस 1 का पार्ट है। और अगर आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लेते हैं, तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। सो ये प्रोग्राम हम लोगों का बन चुका है जिसमें कि हमने यूज़र से 2 नंबर्स एंटर करवाए हैं जिन पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो कि कैलकुलेटर का पार्ट है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड इसके अलावा एक चॉइस ली है इंटीजर में कि अगर वो एडिशन परफॉर्म करवाना चाहता है तो 1 प्रेस करे, अगर वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना चाहता है तो 2 प्रेस करे, मल्टीप्लिकेशन तो 3 प्रेस करे, और अगर डिवीजन परफॉर्म करवाना चाहता है दोनों नंबर्स का तो उसको 4 प्रेस करना है। ठीक है, तो अब ये जो चॉइस है, जो भी वो 1 2 3 4 जो भी वो एंटर करेगा वो किस में जाएगा, सी में जाएगा। अब ये सी पास किया जाएगा यहाँ पर स्विच केस में। तो मान लीजिए यहाँ पर उसने सी की वैल्यू पास की है 1, तो अब ये मैच होगा यहाँ से, केस 1 यहाँ पर मैच हुआ है तो हमारे पास ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्विच केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो केस का ये जो आप नंबर दे रहे हो इसको हम बोलते हैं केस कांस्टेंट। तो ये जो है यूनिक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि केस 1 के नाम से और भी केसेस आप बना दो। मान लीजिए आपने यहाँ पर भी केस 1 कर दिया, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा ये जो केस कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ पहले, फिर हमें समझ में आएगा। रन कोड किया हमने, तो एंटर ए एंड बी, लेट्स सपोज 10, एंटर 20। अब उसने पूछा है एंटर चॉइस, तो मान लीजिए मैं परफॉर्म करवाना चाहती हूँ सब्ट्रैक्शन, तो मैंने प्रेस किया 2 एंड देन एंटर। तो मेरे पास आउटपुट में क्या क्या आया है, मेरे पास आया है -10, 200 एंड 0, 3 आउटपुट्स आए हैं, जबकि मुझे क्या परफॉर्म करवाना था, सिर्फ सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने जब यहाँ पर 2 एंटर हुआ, सी की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पर स्विच केस में 2 पास हुआ और यहाँ पर ये जो केस कांस्टेंट्स हैं उनसे मैच होगा, तो 2 यहाँ पर मैच हुआ हमारे पास, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो a माइनस बी कितना हुआ, हमने a की वैल्यू दी थी 10 और b की वैल्यू दी थी हमने 20, तो हमारे पास क्या चीज़ आई है 10 - 20, दैट इज़ -10 आया है। तो ये वाला आउटपुट तो हमारे पास -10 हो गया। बट इसके बाद फिर केस 3 भी एग्जीक्यूट हुआ है जिसमें कि d = a × b, दैट इज़ 200 हमारे पास आया है। एंड देन केस 4 भी एग्जीक्यूट हुआ है जिसमें कि 10/20, दैट इज़ 0 हमारे पास आया है। तो ये तो गलत हो गया ना, हमें तो सिर्फ केस 2 एग्जीक्यूट करवाना था, जबकि उसके बाद जितने भी हमने केसेस लिखे हैं वो सभी एग्जीक्यूट हुए हैं। अगर यहाँ पर 10 केसेस होते ना तो आगे के सारे 10 केसेस एग्जीक्यूट होते। देखो मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। मान लीजिए अगर आप चॉइस में एंटर नंबर हमने दिया 10 एंड 20 और चॉइस में मैंने दिया 1, मीन्स मैं एडिशन परफॉर्म करवाना चाहती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का सभी का आउटपुट आया है। यानी कि आप जो भी केस यहाँ पर चॉइस में दे रही हैं उसके बाद के सभी केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें तो एक पर्टिकुलर चॉइस को एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है कंपाइलर को आफ्टर एग्जीक्यूशन के टाइम पर ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है, तो क्या होता है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा जो लूप कंट्रोल है वो इस लूप के बाहर चला जाता है। मीन्स जैसे मान लीजिए आपने सी की वैल्यू 1 दी, ठीक है, तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, तो d = a + b हुआ, printf d हुआ, उसके बाद उसे मिला ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये क्या करेगा, अब ये आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बजाय, यानी कि ये वाले लूप में ब्रेक स्टेटमेंट आया है ना, तो ये वाले लूप से वो बाहर आ जाएगा। तो कंट्रोल हमारा कहाँ आ जाएगा, इस स्विच केस के बाहर आ जाएगा और आगे के जितने भी केसेस थे वो सभी के सभी स्किप हो जाएंगे। और हम यही चाहते थे, हमें यही तो चाहिए था ना कि जो भी केस हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं सिर्फ वो एग्जीक्यूट हो, बाकी सभी एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। तो वही हो रहा है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट मिल रहा है आगे के सारे स्टेप्स जो हैं स्किप हो जाएंगे। और ये जिस लूप में भी, जिस भी आप कह सकते हो ब्लॉक में ब्रेक स्टेटमेंट का आपने यूज़ किया है उस ब्लॉक से ये बाहर आ जाएगा, यानी कि जो कंट्रोल है वो आपका यहाँ पर लाइन नंबर 29 पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको देखो एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट्स जो है ना सभी के बाद लगा देंगे। तो केसेस यानी कि स्विच केस आप जब भी यूज़ करते हो तो वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट्स हम लोग यूज़ करते ही हैं। तो मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। Ctrl+S किया हमने, रन कोड किया, एंटर ए एंड बी, तो मैंने एंटर किया 10 20। अब मैं चाहती हूँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना, तो मैंने किया एंटर 2। तो अब देखिए मेरे पास आउटपुट में सिर्फ कितना आया है, 10 आया है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर C की वैल्यू कितनी पास हुई, 2, यानी कि केस 2 एग्जीक्यूट होगा,
यानी कि डी इक्वल्स टू ए माइनस बी हुआ, प्रिंट एफ डी हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट मिला और ये स्विच केस के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आगे के स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो इसलिए जब भी आप स्विच केस यूज़ करेंगे तो हर केस के बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जो लास्ट केस है वहाँ पर आप यूज़ करो मत करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर मैंने आपको यूज़ करके दिखाया है ताकि आप ज़्यादा नहीं सोचो। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि केस 4 में हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मान लीजिए आपने चॉइस में दिया 4 तो केस 4 एग्जीक्यूट होगा, और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं भी दिया है तो आगे कुछ एग्जीक्यूट होने के लिए है ही नहीं। तो आप अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट स्किप कर देते हैं तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, एंटर नंबर किया मैंने, फिर से एग्जीक्यूट कर रही हूँ 10 और 20, और मैंने चॉइस में एंटर किया 7। तो इसने क्या किया, मुझे कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं करके दिया, ना ही कुछ आउटपुट में दिया। तो यूज़र को क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा कि भाई 7 पर कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग स्विच केस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट केस यूज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं यूज़ करें। और इसका बेसिक पर्पस यही होता है कि अगर यूज़र गलती से जो है गलत इनपुट दे देता है, रॉन्ग चॉइस दे देता है, तो उसको पता चल जाए कि किस वजह से मेरे पास आउटपुट नहीं आया है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवा दिया है, रॉन्ग चॉइस। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने बाई चांस गलती से गलत इनपुट वैल्यू दे दी है। तो कंट्रोल एस किया, मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए इसको, तो मैंने एंटर की वैल्यूज़, अब मैंने दिया 9 एंटर किया तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ गया है, रॉन्ग चॉइस आ गया। यानी कि जब भी आप गलत इनपुट देंगे, यानी कि जो केसेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो इनपुट देंगे तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाकी डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना ऑप्शनल है, ये आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाता है, बाकी इसके अलावा इसका और कोई यूज़ नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर जो चॉइस दी है वो इंटीजर में दी है, आप यहाँ पर कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर का यूज़ कैसे करेंगे, हमने क्या किया, कैर सी कर देते हैं यहाँ पर, और इनपुट भी हमारे पास किस तरह का जाएगा, कैरेक्टर टाइप का जाएगा। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप ए देना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं, ए बी आप देना चाहते हैं, एक के साथ बनाना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए तो उसका इनिशियल यूज़ करना चाहते हैं एम आप रख सकते हैं, डिवीजन के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं डी का तो आप इस तरह से डी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो केस कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमेशा सीक्वेंस में होंगे, ऐसा नहीं है, आप जैसे चाहें इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी भी ये काम करेगा, कंट्रोल एस किया हमने, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी चेंज कर लेना, ए फॉर एडिशन, बी फॉर सब्ट्रैक्शन, सी फॉर कैलकुलेटिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डी फॉर कैलकुलेटिंग द डिवीजन। इसको किया मैंने एग्जीक्यूट। ओके, एंटर नंबर 10 20, और अब मैंने इनपुट में दिया मुझे एडिशन चाहिए तो ए मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये एडिशन आ गया है। इसी तरीके से आप साइन का यूज़ करना चाहते हैं, वो भी क्योंकि कैरेक्टर्स की में ही आता है, हमारे पास कैरेक्टर सिस्टम में आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे डिवीजन करना है तो मुझे हैश एंटर करना होगा, तो 12 30 मैंने किया, और मुझे डिवीजन परफॉर्म करना है तो हैश मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास डिवीजन आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस किस तरह से काम कर रहे हैं। इसका मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगर यूज़र एंटर करता है 1 तो उसको फर्स्ट डे ऑफ द वीक प्रिंट हो जाए, दैट इज़ मंडे, कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे। अगर वो 2 एंटर करता है तो उसके पास सेकेंड डे ऑफ द वीक आ जाए, दैट इज़ ट्यूसडे। अगर वो 3 प्रेस करता है तो उसके पास थर्ड डे ऑफ द वीक आ जाए, दैट इज़ वेडनेसडे एंड सो ऑन। इस तरह का हमें कुछ चाहिए प्रोग्राम। तो अब ये सोचिए कि इनपुट में हमें यूज़र से क्या क्या चाहिए होगा। हमें जस्ट ये चाहिए कि कौन सा वीक वो चाहता है प्रिंट करवाना, और आउटपुट में क्या आएगा, द नेम ऑफ द वीक आएगा। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम में हम लोग चेंजेस करेंगे। तो ये तो हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम बना देते हैं कमेंट। इसमें हम एंटर चॉइस कर देते हैं कि वो कौन सा वीक जो है प्रिंट करवाना चाहता है, कौन सा डे ऑफ वीक प्रिंट करवाना चाहता है। तो हमने लिया ये, और अब लेंगे इसको डी में, क्योंकि हम लोग डी में ले रहे हैं, इंटीजर में ले रहे हैं वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देंगे 1, कि अगर वो 1 प्रेस करता है तो उसके पास क्या आना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए उसके पास, जस्ट कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे।
कुछ ऐसे ही होना चाहिए, एंड देन ब्रेक। इसी तरीके से केस 2, अगर वो 2 एंटर करता है तो यानी कि वो सेकेंड डे क्या होता है वीक का वो प्रिंट करवाना चाहता है, तो हमने किया यहाँ पर कंट्रोल V इज़ ट्यूसडे। इसी तरीके से थर्ड के लिए करते हैं। ओके, सो कुछ ये प्रोग्राम हमारे पास बनेगा कि अगर वो 1 प्रेस करता है तो हमें जस्ट प्रिंट करवाना है फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे एंड सो ऑन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमने एंटर चॉइस किया, हम देखना चाहते हैं कि 5th डे ऑफ द वीक क्या होता है, तो हमने एंटर किया 5, तो हमारे पास आउटपुट में आ गया है 5th डे ऑफ द वीक इज़ फ्राइडे। अगर मैं कुछ रॉन्ग चॉइस कर देती हूँ, लेट सपोज 0 कर देती हूँ, तो मेरे पास आ गया है रॉन्ग चॉइस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस किस तरह से काम करता है। स्विच केस को हम लोग कई बार बोलते हैं मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स। अगर आप कुछ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक ऐसा मेन्यू बनाया है कि अगर यूज़र 1 एंटर करे तो उसके पास फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर आ जाए, अगर वो 2 प्रेस करता है तो फिबोनाची सीरीज आ जाए, 3 प्रेस करता है तो उसके पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ जाए, 4 प्रेस करता है तो उसके पास टेबल ऑफ 4 आ जाए। मीन्स इस तरीके से कि क्या बन रहा है, एक मेन्यू बन रहा है। तो अगर आप इस तरह से एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्विच केसेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स। सो स्टे ट्यून्ड।